Hello viewers, how are you all? In this video I am gonna solve this reading for you all और मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने चाहिए। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप है रीडिंग की एंड इन दिस वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और उसके बाद है मैच ईच इवेंट करेक्टली। हमने ये इवेंट है इसको मैच करना है इनसे। एंड सेकंड टाइप जो हमने यहाँ पे करनी है दैट इज़ अ डायग्राम। यहाँ पे हमने जो डायग्राम है ये इसके जो पार्ट्स हैं इसको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द पैराग्राफ। तो हम टाइम नहीं बहुत ज़्यादा वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। सबसे पहले हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हमें पहले पैसेज रीड करना चाहिए या पहले क्वेश्चंस देखने चाहिए। सो गाइज हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है। आई गो विद फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्वेश्चंस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि क्वेश्चंस आपने रीड करने कैसे हैं एंड फिर आपको कैसे जल्दी से आंसर मिलेंगे। ओके दैट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लास्ट पे आप ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन होते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रीड करने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर हमें याद नहीं रहते इतने क्वेश्चन, अगर हम एक ही सार बार में रीड कर लेंगे तो हम जब पैसेज रीड करेंगे तो हमें याद नहीं रहेंगे। बट गाइज आई विल टेल यू दैट कैसे आपको ये सारे क्वेश्चंस याद भी रहेंगे एंड एक ही बार में रीड करने से आपको सारे आंसर्स भी करेक्ट मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर्स। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ है डिस्क्रिप्शन है। किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन, कोई किसी चीज़ की इन्वेंशन हुई है जो क्या करती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर, जिसको जिसको अफेक्ट हुआ कोल्ड टेम्परेचर से। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में है ये हमें चीज़ ढूंढनी है। कोई इन्वेंशन है उसको उसके ऊपर अफेक्ट हुआ है कोल्ड टेम्परेचर का, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एन एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज़। यहाँ पे हमें चीज़ क्या याद रखनी है, एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन किया गया, क्या एक्सप्लेन किया, इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर, ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया इन द कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज़, फार्मिंग कम्युनिटीज़ को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें याद रखना है फार्मिंग कम्युनिटीज़। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ पेंडुलम, ओरिजिन ऑफ पेंडुलम, ओरिजिन का मतलब कि ये कब बना था, ओरिजिन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ साइमल्टेनियस एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। डिटेल्स बताई गई हैं किस चीज़ की, एफर्ट्स किस किन की एफर्ट है, डिफरेंट सोसाइटीज़ की, टू कैलकुलेट टाइम यूजिंग यूनिफॉर्म आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे थे टाइम को यूजिंग यूनिफॉर्म आवर्स। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए। इसके बाद गाइस डायरेक्ट हमें पैसेज के ऊपर नहीं जंप करना, हमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये रीड कर लेने हैं। ये हमें कैसे रीड करने हैं क्वेश्चंस, हमें सिर्फ ये जो लिस्ट है ये लिस्ट रीड करनी है। बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, ग्रीक्स, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर कोई नाम आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आ सकता है। कैसे रीड करेंगे, देखिए यहाँ पे दे डिवाइज्ड, दे डिवाइडेड, दे डेवलप्ड, दे क्रिएटेड, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दे डिवाइडेड अ सिविल कैलेंडर इन विच द मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, सिविल कैलेंडर की, और यहाँ पे भी कैलेंडर की बात हो रही थी। तो हो सकता है कि ये दोनों आंसर हमें सेम ही जगह पे मिलें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दे डिवाइडेड द डे इनटू टू इक्वल हाफ्स। बहुत ईजी है याद रखना, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था। दे डेवलप्ड अ न्यू कैबिनेट, नया कैबिनेट इन्होंने डेवलप किया फॉर अ टिपिक टाइप ऑफ टाइम कीपर, नया कैबिनेट, ये बस ये ध्यान में रखना है, कैबिनेट, सिविल कैलेंडर, 2 days। ठीक है, वन डे इंटू टू हाफ्स। ठीक है, दे क्रिएटेड कैलेंडर टू ऑर्गेनाइज पब्लिक इवेंट्स, कैलेंडर बनाया पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमें अभी सिर्फ ये एक डायग्राम एक बार देख लेनी है, वी डू नॉट हैव टू रीड,
बस ये देख लो हाउ द 1960s लीवर बेस्ड डिवाइस वर्कड। ठीक है, अब हम देखेंगे पैसेज। सो गाइस अब आपको लगेगा कि सर हम तो सब कुछ भूल गए कि हमने क्या रीड किया, बट गाइस बिलीव मी, जब आप अपने ऊपर बिलीव करके रीड करना स्टार्ट करोगे सारे आंसर्स खुद ब खुद पॉप अप होने लगेंगे। ठीक है, कैसे होने लगेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बेबी लॉनियंस दिख गया ना, बेबी लॉनियंस। इसी तरह से आपको सारे आंसर खुद ब खुद दिखेंगे, बेबी लॉ कीवर्ड्स खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। रीड कैसे करना है पैसेज, अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल एविडेंस एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल एविडेंस एटलीस्ट 5000 ईयर्स। अब हमें पता है कि यहाँ पे आंसर है बेबीलोनियंस, तो हमें रीड करना है ये। बिफोर एडवेंट ऑफ द रोमन एम्पायर द बेबीलोनियंस बिगैन टू मेजर टाइम। इन्होंने मेजर करना शुरू कर दिया टाइम को। जहाँ पे आपका कीवर्ड है वहाँ से आपने बहुत ध्यान से रीड करना है, दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग। ठीक है, टू मेजर टाइम, इंट्रोड्यूसिंग कैलेंडर्स। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कैलेंडर को, कैलेंडर वाली बात आ गई। टू कोऑर्डिनेट कम्युनल एक्टिविटीज़, कम्युनल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। अभी हमें पता चल गया कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है, कम्युनल एक्टिविटीज़ मतलब पब्लिक इवेंट्स। तो आंसर आ गया जी इसका ए। गॉट इट। देखो कितनी आसानी से हमें आंसर कौन सा मिला, आंसर हमें मिला लास्ट वाला, 8th आंसर हमें मिला सबसे पहले में। लेकिन अगर आप कुछ दूसरी तरह से आप आंसर्स फाइंड आउट करते, अगर आप पहले ये पैसेज करते पार्ट करते फिर ये करते, फिर आप बहुत ज़्यादा मेस्ड अप कर देते, फिर आपको ये पैसेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगना था। लेकिन अभी आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। आगे हमें ये आंसर मिल गया, आगे देखते हैं। आगे रीड करना है, द प्लेस्ड पर्टिकुलर रेगुलेट प्लांटिंग हार्वेस्टिंग दे बेस्ड देयर कैलेंडर्स ऑन 3 नेचुरल साइकिल्स। ठीक है, लूनर हो गई, ये कोई भी हमें कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, ये पैसेज डन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बी। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द आर्टिफिशियल लीनियर इक्वेटर इन पर्टिकुलर इन वैक्सिंग एंड वार्निंग and passing of the seasons, hence the calendars that were developed at lower latitudes were influenced more by the cycle in more northern climes. However, where the Roman Empire की बात हो रही है, where seasonal agriculture was practiced। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, देखो यहाँ से ध्यान से रीड करो एक बार, you will get it। In more northern climates, however, where seasonal agriculture was practiced, solar year became more crucial as। यहाँ पे क्या हो गया, द सोलर ईयर जो था वो क्रूशल हो गया, कहाँ पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एज रोमन एम्पायर एक्सपेंडेड नॉर्थवर्ड इट ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटी चार्ट फॉर द मोस्ट पार्ट अराउंड द सोलर ईयर। गाइज यहाँ तक हमें आंसर एक मिल चुका है। आई डोंट नो कि अगर आपको मिला या नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इन मोर नॉर्दर्न क्लाइम्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्थ साइड जो क्लाइमेट है, हाउएवर वेयर सीजनल एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस, जहाँ पे सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती थी, द सोलर ईयर बिकेम मोर क्रूशल। जो सोलर ईयर है वो ज़्यादा क्रूशल हो गया। अब ये आंसर कौन सा है गाइज, आंसर ये है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज़। फार्मिंग कम्युनिटीज़ के बारे में ये बता रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर आएगा बी। कौन से पैराग्राफ में बताया इन्होंने, बी पैराग्राफ में बताया जोग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस। जोग्राफिकल लोकेशन कैसे बताई इन्होंने, बताया हैंस द कैलेंडर दैट वर डेवलप्ड एट द लोअर लैटिट्यूड्स। लोअर लैटिट्यूड क्या है, लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन बता रहे हैं यहाँ पे। समझ लगी अब आपको। सो बी पैराग्राफ भी हमने पूरा रीड कर लिया। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। अभी तक हमने दोबारा से कोई भी क्वेश्चन एक बार भी रीड नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें आंसर्स मिल रहे हैं। सेंचुरीज बिफोर द रोमन एम्पायर द इजिप्शियंस की बात थी कहीं पे, या डेफिनेटली यहाँ ये रहा इजिप्शियंस। तो हमें यहाँ से ध्यान से रीड करना है, क्या बात हो रही है यहाँ पे। Centuries before the Roman Empire, the Egyptians had formulated a municipal calendar। इन्होंने municipal calendar बनाया, having 12 months of 30 days। 12 मंथ बनाए उन्होंने जिसमें 30 days थे, with 5 days added approximate the solar year। each period of 10 days, जो एक पीरियड है 10 days का,
वॉज मार्क्ड बाय अपीयरेंस ऑफ स्पेशल ग्रुप्स। ओके, यहाँ तक इन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन किया, सेंचुरीज बिफोर, कुछ सेंचुरीज पहले रोमन एम्पायर जो था, जो इजिप्शियंस हैड फॉर्मुलेटेड, इन्होंने क्या फॉर्म किया, इन्होंने बनाया, क्या बनाया, म्यूनिसिपल कैलेंडर बनाया इन्होंने, जिसमें 12 मंथ थे, 30 डेज थे। तो अब 12 मंथ 30 डेज क्या आइडेंटिफाई कर रहा है ये, आपको कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। दे डिवाइज्ड अ सिविल कैलेंडर इन विच द मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ, जो मंथ थे वो इक्वल इन लेंथ थे। लग गया पता कैसे आया आंसर, क्योंकि इन्होंने 12 मंथ बनाए, 12 मंथ 30 डेज, सारे मंथ में 30 डेज ही थे, एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। इन विच मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ, सारे मंथ इक्वल लेंथ के थे, सारे मंथ 30 डेज के ही थे। समझ लगी कितना ईजी है, देखो, ठीक है। अब हम आगे रीड करते हैं, लेट्स रीड नेक्स्ट। आगे कुछ मिल रहा है आपको, देखो, each period 10 years at rise of the sunrise which occurred around the all important annual flooding आ गई, 12 decades, the cosmic in which each interval was divided into a dozen, each interval, यहाँ पे क्या करें, ईच इंटरवल ऑफ अ डार्कनेस, मतलब रात जो थी वॉज डिवाइडेड इनटू डजन इक्वल पार्ट्स, डजन इक्वल पार्ट्स। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं एक डे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो पार्ट नहीं है यहाँ पे। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हमें ढूंढना है यहाँ पे अभी हमें कुछ मिल रहा है, लेट्स रीड केयरफुली। यहाँ तक वी हैव डन सी पैराग्राफ ऑल्सो। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू ट्रैक temporal hours during hours which indicates the length of the shadow, sun shadow, one of the first water clocks, सबसे पहला जो वाटर क्लॉक था was based in, वाटर क्लॉक की हमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिफ्ट the falling water level passing our drift inside, although these devices performed statistically around the Mediterranean, they could not always be dependent on in the cloudy and often freezing weather of Northern Europe. Northern Europe, guys, यहाँ पे आपको कुछ मिला, दे, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, दे कुड नॉट ऑलवेज, इन्होंने एक डिवाइस बनाया, जो क्या हुआ, दे कुड नॉट ऑलवेज बी डिपेंडेंट, ये हमेशा ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, इन द क्लाउडी एंड ऑफन फ्रीजिंग वेदर, मतलब फ्रीजिंग वेदर में ये जो डिवाइस उन्होंने बनाया वो काम नहीं करता था। मतलब फ्रीजिंग वेदर वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो आंसर आएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली टाइम कीपिंग कोल्ड टेम्परेचर, मिल गया ना, समझ लगी अब आपको आंसर। यहाँ पे हम लगा देंगे जी डी, बहुत इजीली मिल गया। अब ये मत कमेंट करना कि सर जब आप समझाते हो तो अब इजी लगता है, अदरवाइज़ नहीं इजी लगता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये आंसर भी मिल गया, डी हमने कर दिया। हमने एक बार भी कोई भी पैराग्राफ दोबारा रीड नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या हमें बता रहा है, द एडवेंट ऑफ मैकेनिकल क्लॉक, मैकेनिकल क्लॉक की बात हो रही है, that although it could adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to keeping with these hours, arose a question when it began. So in the 14th century then a number of system evolved, number of system evolve हो गए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, विद दीज क्या है, the advent of mechanical clock meant that although it could be adjusted, मैकेनिकल क्लॉक क्या है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, टू मेंटेन टेम्पोरल आवर्स, ठीक है, टेम्पररी आवर्स उसके मेंटेन किए जा सकते हैं। इट वॉज नेचुरली सूटेड टू कीपिंग इक्वल वंस, नेचुरली सूटेड था इक्वल आवर्स को मेंटेन करने के लिए। विद दीज हाउएवर अरोज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अराउज हुआ, क्वेश्चन पैदा हुआ, अरोज मतलब क्वेश्चन पैदा हुआ, खड़ा हुआ क्वेश्चन एक, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ऑफ व्हेन टू बिगेन काउंटिंग, कि कब काउंटिंग शुरू करनी है। एंड सो इन अर्ली 14th सेंचुरी, इसी वजह से 14th सेंचुरी में अ नंबर ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व, एक नंबर ऑफ सिस्टम इवॉल्व हुआ फिर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सा आंसर मिल रहा है,
Details of the simultaneous efforts of different societies to calculate time यूजिंग यूनिफॉर्म आवर्स, ये कैलकुलेट करने लगे कि हमें स्टार्ट गिनती शुरू कहाँ से करनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया जी ई। गॉट इट। इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि काउंटिंग हमने करनी है तो काउंटिंग शुरू कहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ पे बेबीलोनियन दोबारा से आ गया, तो बेबीलोनियन अगर दोबारा से आया तो दोबारा से भी इसका आंसर मिल सकता है। दोबारा हमने रीड करना है, मिस नहीं करना ये। ठीक है, तो रीड करते हैं आगे। द स्कीम्स दैट डिवाइडेड द डे इनटू 24 इक्वल पार्ट्स, जो दिन को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिड अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट ऑफ द काउंट। इटालियन आवर्स बिगन एट, जो इटालियन आवर्स थे वो किससे बिगन करते थे, एट सनसेट, वो सनसेट से बिगन करते थे। एट सनराइज राउज एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स एट मिड डे, आवर्स एट सनराइज। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है फ्रेंच। यहाँ पे हमारे पास वर्ड था फ्रेंच, जर्मनी एंड ऑल। यहाँ पे है फ्रेंच जर्मनी, या यहाँ पे है फ्रेंच जर्मन्स ग्रीक्स। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कोई चीज़ यहाँ पे मैच कर रही है, कोई वर्ड। क्या कह रहे हैं, इवेंचुअली दीज वर superseded by small clock or French hours which split day into 12 hours। एक डे को ये 12 आवर्स में स्प्लिट करते थे, मतलब एक डे को हाफ में डिवाइड करते थे। इसका मतलब आंसर क्या आएगा जी, एक डे को हाफ 12 आवर्स में डिवाइड करते थे। दे डिवाइडेड द डे इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो किसने डिवाइड किया, फ्रेंच ने डिवाइड किया। फ्रेंच कौन सा है, एफ। गॉट इट। देखिए कितनी आसानी से हमें आंसर्स मिल गए इसके भी। आगे रीड करते हैं। नाउ लेट्स रीड एफ पैराग्राफ। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वेट ड्रिवन मैकेनिकल क्लॉक वॉज built in 1283 in England. The revolutionary aspect of this new timekeeper was neither the descending nor the force transformed. यहाँ पे है, it was part called escapement. It was early in the early 1400s. The invention maintained constant gear wheels of the timekeeper. By the 16th century a pendulum, यहाँ पे वर्ड आ गया जी पेंडुलम। पेंडुलम हमने कहाँ पे रीड किया था, पेंडुलम वी रेड, हमने रीड किया था पेंडुलम समवेयर अराउंड ये रहा थर्ड का पेंडुलम। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन्स ऑफ द पेंडुलम, यहाँ पे हमने देखना है कि ओरिजिन ऑफ पेंडुलम की बात ही हो रही है या नहीं। ये क्या है, बाय द 16th सेंचुरी अ पेंडुलम क्लॉक हैड बीन डिवाइस्ड। अब इसकी इंट्रोडक्शन की गई है, अ पेंडुलम clock had been devised but the pendulum swung in a large arc and thus was not very efficient। ये पेंडुलम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, लेकिन इसका ओरिजिन कब हुआ था, 16th सेंचुरी में। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, 13th का आंसर। कौन सा हम पैराग्राफ रीड कर रहे थे, हम रीड कर रहे थे एफ पैराग्राफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। गॉट इट। अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट, आगे कुछ है या जी पैराग्राफ। अब हमने रीड करना है जी पैराग्राफ। जी पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, to address this variation of the original escapement was invented in 1670 in England. It was called the anchor escapement। anchor escapement कहते थे इस चीज़ को, which was a lever based device shaped like a ship's anchor। ship के anchor जैसा बना हुआ था, ठीक है। which was a lever based device shaped like a ship's anchor। शिप के एंकर के जैसा था, मतलब ये किसी चीज़ का बता रहे हैं कि ये इस चीज़ के जैसा था, शिप के एंकर जैसा। तो क्या हो सकता है, एस्केपमेंट। यहाँ पे क्या आएगा 19th का आंसर, एंकर आएगा। रिजेंबलिंग, रिजेंबल किससे करता है, उनको उन्होंने बताया कि किसके जैसा है, एंकर के जैसा। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे 9th का आंसर आ जाएगा एंकर। एंकर क्यों है, एस्केपमेंट, जो एस्केपमेंट है जो रिजेंबल करती है जी किसके जैसी है, एंकर के जैसी। इट इज़ कॉल्ड एंकर एस्केपमेंट
विच वॉज अ लीवर बेस्ड डिवाइस शिप्ड लाइक मतलब कि इसके जैसा, रिजेंबल भी होता है इसके जैसा दिखना, ठीक है। अब हमें सारे आंसर्स इसके जो डायग्राम है इसके आंसर्स हमें यहीं से मिलेंगे। 9th मिल गया, अब हमें 10th मिलेगा या 11th मिलेगा, ठीक है। 9th 10th क्या है, 10th है ये जो इसको गेयर कहते हैं, ये गेयर है और इसके टीथ हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन सा हमें आंसर यहाँ पे मिलता है। फिर The motion of pendulum rocks this device so that it catches and these releases each tooth. Each tooth, tooth का क्या होता है, tooth अभी हमने बताया ना आपको कि each tooth releases each tooth। यहाँ पे फिर आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ओवर हियर 10th का आंसर क्या आ जाएगा, द tooth, ठीक है। यहाँ पे आ गया tooth। तो इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। किस चीज़ का tooth, टूथ ऑफ द एस्केप व्हील, ठीक है। एस्केप व्हील, एस्केप व्हील का टूथ है ये, ऑफ द है यहाँ पे तो एस्केप। अब हमें आंसर यहाँ पे लिखना है एस्केप व्हील, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एस्केप व्हील। आई डोंट नो, लिखा नहीं जा रहा, जो आंसर ओवर हेयर इज द एस्केप व्हील, ठीक है जी। ओके सो अभी हमने आगे क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। आगे जब हम रीड करते हैं स्केप व्हील इन टर्न, हमने आगे देखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट 9th 10th 11th हो गया, आ गया डैश अ क्या है, अ डैश विच बीट्स ईच डैश, अ डैश अ कुछ है और विच बीट्स ईच किसी चीज़ को बीट कर रहा है वो, ठीक है। अब हमने आगे देखना है कि कौन सा आंसर हमें मिल रहा है। Unlike the original form used in early pendulum clocks, the anchor escapement permitted the pendulum to travel in very small arc, ठीक है। Moreover, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, moreover this invention allowed the use of a long pendulum। moreover क्या कह रहे हैं कि ये जो इन्वेंशन है इसने अलाउ किया, क्या अलाउ किया, द यूज ऑफ लॉन्ग पेंडुलम विच कुड बीट वंस, जो एक बार बीट हो सकती है, बीट वंस अ सेकेंड, वंस अ, वहाँ पे हमने बीट नहीं लिखना, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे आंसर लिख देंगे बीट, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अ, बीट अ सेकेंड आएगा इसलिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आंसर अ सेकेंड, बीट अ सेकेंड, आगे क्या है, बीट अ सेकेंड एंड दस led to the development of a new floor and thus led to development of a new floor। okay wait a second, यहाँ पे इन्होंने लिखा moreover this invention allowed the use of a long pendulum, a long pendulum आएगा यहाँ पे आंसर, सेकंड नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आंसर अ सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पेंडुलम, अ पेंडुलम विच बीट्स ईच सेकेंड, यहाँ पे आएगा ईच सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट, डायग्राम कंप्लीट हो गया, बट वी नीड सम मोर आंसर्स टू बी सॉल्व्ड। तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन से रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रीड किया था दैट moreover this invention allowed the use of a long pendulum which could beat a second and thus led to development of a new floor। यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, न्यू फ्लोर स्टैंडिंग केस डिज़ाइन, न्यू फ्लोर स्टैंडिंग केस डिज़ाइन मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, एक नया एरिया बनाया, नया कैबिनेट बनाया। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, सो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो गया जी जी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें कोई आंसर मिल रहा है, नो बिकॉज क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। सारे हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 8th का हमने ए लगाया, 7th का जी लगाया, 6th का एफ बी एंड ऑल द आंसर्स आर नाउ सॉल्व्ड, इसलिए हमें एच रीड करने की ज़रूरत नहीं है। So I hope that this thing is clear to you all guys. I hope that you all liked the video. If yes, do not forget to share with your friends. And guys, do subscribe my channel अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, okay? And if you want online classes, you can WhatsApp me or you can also text me. You can WhatsApp me at 84270 12959. This is my
contact number which is available for Indian students, and I am available in Canada. The number is 437-992-5003. So guys, you can contact me anytime if you want online classes. I am in Brampton. If you want offline classes, you can join over here. Thank you for watching.